students, welcome to our Don Bosco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start next lecture of class 10th biology, and the chapter is life process. Basically, in the last lecture I gave the concept of mechanism of respiration. In last lecture I gave the concept of mechanism of respiration. It means basically last lecture हमने क्या डिस्कस किया था कि जो respiration हो रहा है उस respiration का basically mechanism कैसा है, कैसे वो respiration proceed होता है. लास्ट लेक्चर हमने बता दिया था कि जो respiration होता है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहला स्टेप जो होता है that is the glycolysis और दूसरा स्टेप होता है that is Krebs cycle. और दोनों को हमने डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर लिया था और एक ओवरऑल रिएक्शन भी बताया था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, उसे भी आप प्रिपेयर रखिएगा. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और जिसने भी अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो चैनल पे विजिट करें और चैनल पे विजिट करके वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी क्लास 10th के नाम से, वहां पे आप विजिट करिएगा. उसमें आपको क्लास 10 के बायो के जो भी पहले के लेक्चर्स पढ़े हो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. तो पहले उसे वहां देख ले, फिर उसके बाद इस लेक्चर को प्रोसीड करें, ज्यादा बेटर समझ आएगा. तो चलिए इस फ्रेश और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे. रेस्पिरेशन में अगर बेसिकली इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, इधर साइड में थोड़ा सा और देखा जाए तो एक्चुअल में होता क्या है. एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या था हमने बताया था, कंबशन ऑफ फूड. फूड का कंबशन करा दिया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कह रहे थे, रेस्पिरेशन कह रहे थे. यही तो था. अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन मेंशन कर रहा हूँ रेस्पिरेशन का इक्वेशन, तो फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है रेस्पिरेशन का इक्वेशन. सबसे पहले क्या लिखोगे, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. एक चीज जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखाया हो, जो ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, जितने भी रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन में हो गया चाहे डाइजेस्टिव में पढ़ा था, वो सारे केमिकल रिएक्शंस याद होने चाहिए सबको. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, रेस्पिरेशन का रिएक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रिएक्शन पढ़ा था, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे थे ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ रहे थे अमीनो एसिड में, फैट को तोड़ रहे थे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़े सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, जिसे आप वेल प्रिपेयर्ड रखिएगा, सब पे स्टार लगा लीजिएगा. ठीक है, तो चलिए रिएक्शन क्या है इसका. 6 यहां पे क्या लिया हमने, ग्लूकोज लिया C6H12O6. इसका ब्रेकडाउन कराएंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 38 ATP. दैट इज 38 ATP. यही तो मिल रहा था हमें. ये कौन सा रेस्पिरेशन है, कौन सा रेस्पिरेशन, तो ये आपका कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन. कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, ये कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन. बात समझ में आई कि कैसा रेस्पिरेशन है आपका, एरोबिक. अब इसको समझो बात थोड़ा सा. अभी मैं समझाने ये जा रहा था कि यहाँ पे एक हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आज का हमारा ये टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है. एक्चुअल में गैसेस का कौन-कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो गैसेस एक्सचेंज केवल किसका होगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है. किसका एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है. किसका एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है. और ये रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कि जो गैसेस एक्सचेंज होगा, इस गैसेस एक्सचेंज में जो ऑर्गेनिज्म है, इस गैसेस एक्सचेंज में जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करेगा, इनहेल करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सहेल करेगा. क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ठीक है, मतलब इनटेक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा. उसे क्या कहते हैं, एक्सहेल करना कहते हैं. और ऑक्सीजन को इनटेक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेल करना कहते हैं. बात समझ में आई, यही है गैसेस एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है. देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, फूड है. ये बस एज एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, प्रॉपर टॉपिक नहीं स्टार्ट किया. ये फूड है. अब इस फूड का अगर कंबशन कराना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी,
ऑक्सीजन की, और हम ये ऑक्सीजन कहां से लेंगे? एटमॉस्फेयर से लेंगे। ले लिया आपने एटमॉस्फेयर से। जब आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लिए तो ऑक्सीजन जैसे ही बॉडी में आएगा तुरंत आगे का रिएक्शन प्रोसीड होगा, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रोड्यूस हो जाएंगे। प्रोड्यूस हो गए। अब ध्यान से देखो यहां पे बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ दैट इज टॉक्सिक। ये क्या है? हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो जब टॉक्सिक है तो क्या बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है? कोई जरूरत होगी बॉडी को इसकी? नहीं होगी भाई। हार्मफुल है तो इसको एक्सक्रीट करना है, बॉडी के आउटसाइड रिमूव करना है। इसीलिए बॉडी से ये टॉक्सिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? एक्सहेल हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात समझ में? यही हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन कराना है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को नहीं है। हार्मफुल है तो वैसे ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो उसे किसी भी तरह क्या करना है? एक्सहेल करना है, बॉडी के आउटसाइड रिलीज करना। तो ये बॉडी के आउटसाइड क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज एग्जांपल करके लिख लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रीजन करके हेडिंग डाल लेना, क्यों इनहेल करने की या एक्सहेल करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है, क्यों गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये वो रीजन है। बात समझ में? इसको नोट डाउन करो पहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया, रीजन हो गया। अब हम एक्चुअल में पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या। वैसे समझ में तो आ गया होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस गैस का एक्सचेंज होगा? रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज मतलब क्या? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक्सचेंज ऑफ, हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सब लोग ने हेडिंग लगाया एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज, इसमें कैसे होता है एक्सचेंज ये तो बता दिए। अभी यहाँ पे एक हम डेफिनेशन पढ़ने वाले, पहले टर्म यहाँ पे हेडिंग लगाओ, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यहाँ पे एक हेडिंग लगाइए, ब्रीथिंग, बहुत छोटी सी है। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि द प्रोसेस
in which organism, the process in which organism intake या inhale oxygen and exhale carbon dioxide is called breathing. is called breathing. तो हमने क्या कहा, ब्रीथिंग क्या है? The process in which organism inhale oxygen and exhale carbon dioxide is called breathing. वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑक्सीजन को इनहेल करता है। क्या करता है? इनहेल करता है। कहां से करता है? फ्रॉम एटमॉस्फियर। कहां से करता है? फ्रॉम एटमॉस्फियर। किसको इनहेल करेगा? हमेशा ऑक्सीजन को इनहेल करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सहेल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सहेल करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कहेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं रहा था? कुछ हमने नहीं कहा कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बॉडी की बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे जो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा कहीं पे कि रेस्पिरेटरी गैसेस की डेफिनेशन क्या है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिख लो यहां पे कहीं साइड में। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए रेस्पिरेटरी गैसेस कि द गैसेस, डेफिनेशन लिखिए, द गैसेस which involve in the process of respiration is called respiratory gases। हमने क्या कहा कि वो गैसेस जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। किस में इन्वॉल्व हो रही है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। उस गैसेस को आप क्या कहोगे? रेस्पिरेटरी गैसेस कहोगे। क्या कहोगे? रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसे कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these gases is called respiratory gases। इन गैसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। अब एक स्टेटमेंट और देखो, शुरू में जब मैं रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था अपन ने, तो आपको एक बताया था स्टेटमेंट कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेस। बताया था नहीं बताया था? हमने कहा था डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में हम गैसेस को इनहेल करते हैं और गैसेस में मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पर फूड का कंबशन होता है।
बात समझ में आई? तो हम जो ब्रीथिंग है, इस ब्रीथिंग को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। इसे आप क्या कह सकते हो? इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। इसे आप क्या कह सकते हो? रेस्पायरेशन कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग होने के बाद ही, ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद ही रेस्पायरेशन की प्रोसेस प्रोसीड होगी। आप खुद बताओ, जब तक ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करोगे तब तक क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनडायरेक्ट वे में ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। लेकिन कभी भी अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, तो आप क्लियर स्टेटमेंट दोगे कि ब्रीथिंग द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है, या एक्सहेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पायरेशन के केस में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ रेस्पायरेशन। ये डिफरेंस याद रखना। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया रेस्पिरेटरी गैसेस के केस में। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये हम पहले पढ़ेंगे प्लांट के केस में और फिर पढ़ेंगे एनिमल के केस में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन प्लांट। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस in plant। खाली गैसेस लिख लो ना, यहां पे लिखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? लिखो यहां पे डेफिनेशन। सबसे पहली चीज क्या कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज जो होता है, प्लांट में अगर देखा जाए, कोई भी प्लांट जो होता है, जैसे मान लो दिस इज अ ग्राउंड, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राउंड के नीचे बिलो वाले पार्ट में क्या एग्जिस्ट करता है? रूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? रूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। रूट सिस्टम ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये रूट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और जो प्लांट का एबव वाला पार्ट होता है, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के एबव वाला जो पार्ट होता है, ग्राउंड के जो एबव वाला पार्ट होगा, ये क्या शो करता है? ये कौन सा सिस्टम होता है? सूट सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सूट सिस्टम। ठीक है, ठीक। तो ये जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो पार्ट है दैट इज रूट पार्ट। ये क्या है? रूट वाला पार्ट है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, रूट वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? दैट सिस्टम इज कॉल्ड रूट सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा कौन सा सिस्टम होता है? दैट इज कॉल्ड सूट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड सूट सिस्टम। तो इस ऊपर वाले पूरे सिस्टम को क्या कहोगे आप? सूट सिस्टम। बिलो वाला जो सिस्टम होगा दैट इज रूट सिस्टम। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट अगर आप देखो, नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो इन्वॉल्व होगा दैट इज रूट
ये गैसेस एक्सचेंज करता है। दूसरा पार्ट जो इन्वॉल्व होता है दैट इज स्टेम, ये भी किस में इन्वॉल्व होता है, गैसेस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। और थर्ड पार्ट जो इन्वॉल्व होता है दैट इज लीफ, थर्ड पार्ट जो इन्वॉल्व होता है दैट इज लीफ। तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो क्या रूट, स्टेम और लीफ के बाद इस प्लांट में कोई भी पार्ट बचा, कोई भी पार्ट रिमेन है? नहीं। तो आप क्या कह सकते हो, द एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन। बात समझ में आया? तो लिख लीजिएगा यहां पे स्टेटमेंट कि द एवरी पार्ट ऑफ, यहां पे स्टेटमेंट फटाफट लिखिए, द एवरी पार्ट ऑफ plant involve in gaseous exchange। बात समझ में आया? क्या कहा हमने? एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। जितने भी पार्ट्स होते हैं, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। जितने भी पार्ट है प्लांट्स के, वो सब किस में इन्वॉल्व होंगे? गैसेस एक्सचेंज में। कौन कौन से हैं? लाइक करके लिखिए। लाइक क्या हो जाएगा? फर्स्ट रूट, फर्स्ट क्या है? दैट इज रूट। सेकेंड क्या है? दैट इज स्टेम, रूट स्टेम। और थर्ड क्या है? दैट इज लीव्स। ये तीनों पार्ट क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। प्लांट के ये तीन पार्ट बेसिकली हम डिस्कस किए हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। ये तीन पार्ट डिस्कस किए और ये तीनों पार्ट क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहा है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन रूट, स्टेम, लीफ में कैसे होता है। फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा, इसको नोट डाउन करने के बाद कि रेस्पिरेशन इन रूट या गैसेस एक्सचेंज इन रूट। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? फिर से देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर से ले लिया। चलिए आगे फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन रूट। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए, गैसियस एक्सचेंज इन रूट। फर्स्ट हेडिंग लगाइए, गैसियस एक्सचेंज इन रूट। रूट में कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, कैसे होते हैं? तो फर्स्ट स्टडी में क्या रहा? गैसेस एक्सचेंज इन रूट। रूट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, इन रूट द गैसेस एक्सचेंज अकर विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। प्लांट के रूट वाले पार्ट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज पूरा लिखो यार, गैसियस एक्सचेंज in root is occur by a specialized structure that is called रूट हेयर। ठीक है, हमने क्या कहा कि द गैसियस एक्सचेंज इन रूट, रूट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज अकर बाय अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होगा, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो प्लांट में या रूट में, बेसिकली रूट में वो किसके थ्रू होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर।
और रूट हेयर एक्चुअल में है क्या? इट इज अ हेयर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट हेयर। पास समझ में आई? जैसे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो और समझ में आएगा। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो गैसियस एक्सचेंज इज अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या कह रहे थे कि जो गैसियस एक्सचेंज है, दैट gaseous exchange is occur with the help of या occur by the process of diffusion। तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि gaseous exchange, यहां पे लिखिए स्टेटमेंट कि the gaseous exchange occur with the help of gaseous exchange occurs by the with the help of occur by the process of diffusion। बात समझ में आ गई? हमने कहा कि the gaseous exchange occur by the process of diffusion। gaseous exchange जो होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन लिखना हो तो लिख लीजिए कि एक्चुअल में लिखा दे रहा हूं कि डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? लिख लो यहां पे, डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। कहां से कहां? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहां से कहां होता है? सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बात समझ में आई कि यहां पे सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से कहां तक होता है? जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा दैट इज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे कंसंट्रेशन हाई होता है वहां से जहां पे कंसंट्रेशन लो होता है वहां तक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ये प्रोसेस कौन सी है? चाहिए तो यहां लिख लीजिए कौन सी प्रोसेस है? दैट इज अ डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन। और यहां पे जो डिफ्यूजन होगा, किस सब्सटेंस का डिफ्यूजन होगा यहां पे इस केस में? तो यहां पे डिफ्यूजन होने वाला सब्सटेंस क्या है? दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस। यहां पे डिफ्यूजेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं जिनका डिफ्यूजन होता है। बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन हो गया? चल, ये तो हो गया डिफ्यूजन केस में। अब एक्चुअल में अभी तो ये तो हम बता रहे थे कि डिफ्यूजन क्यों होगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो बता रहा था कि रूट में जो डिफ्यूजन होता है वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। किसके हेल्प से होता है? रूट हेयर के हेल्प से होता है। देखो एक्चुअल में ये जो आपकी सेल्स होती हैं, यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये कौन सी सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं? एपिथेलियल सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एपिथेलियल सेल्स एग्जिस्ट कर रही है। ये देखो, ये कौन सी सेल्स एग्जिस्ट कर रही है? लेबल कर दीजिए इसका नेम, दैट इज एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो फिंगर लाइक, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसी फिंगर लाइक, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर।
बात समझ में आई कि ये जो हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। और ये कहां से फॉर्म हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स से। तो आप याद रखिएगा द रूट हेयर्स आर द फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल सेल। और ये एपिथेलियल सेल कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द रूट। समझ में आई कि जो ये रूट होगी, ये जो रूट होगी, इस रूट के यहीं कहीं एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी और वहीं से ये मॉडिफिकेशन होके रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका रूट है। और इस रूट में सबसे बाहर की साइड क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल सेल। उन्हीं के मॉडिफाई होने से ये आपका स्ट्रक्चर बना, जिसे आप क्या कहोगे, रूट हेयर कहोगे। क्या कहोगे, रूट हेयर। बात समझ आई यहां तक, कोई डाउट। दूसरी चीज देखिए, जो रूट हेयर होता है, दैट रूट हेयर इज प्रेजेंट इन सॉइल। तो यहां पे क्या होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉइल के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के होंगे, मैं ब्लू से बना रहा हूं, ब्राउन कलर का मार्कर नहीं आता। तो ये क्या है, सॉइल। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, अगर डाउट हो रहा तो ये क्या गोला गोला बना रहे हैं, तो सॉइल है। इनके बीच में एयर सैक्स, ये स्पेस पाया जा रहा है। ठीक है ना, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एयर सैक, मान लीजिए यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो जो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, यही एयर सैक आपके सॉइल से कहां जाते हैं, रूट हेयर में जाते हैं। कहां जाते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर से कहां जाएंगे, एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल से ये कहां चले जाते हैं, रूट में चले जाते हैं। और रूट को क्या मिल जाता है, रूट को क्या मिल जाता है, रूट को ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्टेन हो जाता है, उसके अंदर ये गैसेस एक्सचेंज अकर हो जाता है। बात समझ में आई। तो बात ये हमने कही थी कि जो गैसेस एक्सचेंज होगा रूट में, वो किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सराउंडिंग में सॉइल एग्जिस्ट कर रहा था, वहां पे बीच बीच में एयर सैक्स प्रेजेंट थे। वो एयर कहां गया, रूट हेयर में गया। रूट हेयर से एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल से वो कहां चला गया, रूट में चला गया। कहां चला गया, रूट में। तो इस प्रोसीजर के थ्रू इस प्लांट ने क्या लिया होगा, ध्यान से देखो, इस प्रोसीजर के थ्रू जो प्लांट होगा, प्लांट हमेशा क्या लेता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, क्योंकि उसको करना है फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहां पर वो गैसेस एक्सचेंज हो गया। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा एक्सचेंज डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टेम। ठीक, नोट डाउन करिए इसको। चलिए, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases in stem। exchange of gases in stem। नेक्स्ट हेडिंग आली, exchange of gases, रूट हो गया, दैट इज सेकंड कंपोनेंट क्या था, स्टेम। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, exchange of gases इन स्टेम। स्टेम में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, देखिए स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होगा, दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ, देखो यहां पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है तो दो चीजें होती हैं। पहला तो जो प्लांट है, यहां पर जो प्लांट है ये क्या हो, इफ द प्लांट इज यंग प्लांट, इफ द प्लांट इज यंग, ठीक है, इफ द प्लांट इज, देखिए इफ द प्लांट इज यंग, अगर यंग प्लांट है, यंग प्लांट है या स्मॉल प्लांट है, स्मॉल प्लांट्स है, यंग प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, जैसे एग्जांपल चाहो तो लिख लो हर्ब्स, ठीक है, ये है। तो इनके केस में
जो स्टेम होता है, इनके केस में जो स्टेम होता है, इस स्टेम कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। क्या होता है, ग्रीन इन कलर। जो स्टेम होगा वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। बात समझ आ रही है कि जो यंग प्लांट होते हैं, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, जैसे हर्ब्स की बात कर लें तो इनमें जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, बता चुका हूं, गार्ड सेल से बना होगा। ये गार्ड सेल से आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया होगा, नहीं देखो तो देख लो उसको, ठीक है। गार्ड सेल से बना होगा ये स्टोमेटा। तो जो आपके यंग प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं या स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम वाला पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। आप देखो अभी कोई नया प्लांट लगाओ, छोटा प्लांट लगाओ, तो उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। और यही स्टोमेटा किसको प्रमोट करता है, गैसेस एक्सचेंज को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, गैसियस एक्सचेंज को प्रमोट करता है। मतलब ये एटमॉस्फेयर, तो प्लांट है ना, तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बता दीजिए। तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में O को क्या कर रहे हैं, O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये गैसेस एक्सचेंज में होता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आता। ये तो किसके केस में होगा, अगर प्लांट यंग है। अगर प्लांट मैच्योर है, आगे देखिए यहां पे इसको हटाओ पहले। अगर प्लांट क्या है, ओल्ड प्लांट या मैच्योर प्लांट है, दूसरा कंडीशन आएंगे। इफ द प्लांट इज मैच्योर प्लांट, मैच्योर प्लांट है या ओल्ड प्लांट है, बहुत ओल्ड प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, तो उनके केस में क्या होता है, इनके केस में जो स्टेम होता है, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, जो इनकी स्टेम होगी वो ऊडी हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है, ऊडी हो चुकी होती है। इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी हो चुकी होती है, ऊडी हो चुकी होती है। मतलब क्या हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है, मैच्योर। तो जो मैच्योर प्लांट है या ओल्ड प्लांट है, उनकी स्टेम वाला जो पार्ट होता है, ये स्टेम वाला पार्ट कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है, ऊडी हो चुका होता है। या कह सकते हो कि कैसा हो चुका होता है, ब्राउन। स्टेम होता है वो ऊडी हो चुका होता है या मैच्योर हो चुका होता है, या कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। क्यों, क्योंकि ये कवर्ड हो जाते हैं, दे आर कवर्ड बाय किसके थ्रू कवर्ड हो चुके होते हैं, ये कवर्ड हो चुके होते हैं बार्क के थ्रू। किसके थ्रू कवर्ड हो चुके होते हैं, बार्क के थ्रू या सेल वॉल के थ्रू कवर्ड हो चुके होते हैं। बात समझ में आई कि अगर मैच्योर प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो ऊडी हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। क्योंकि किससे कवर्ड होते हैं, बार्क से। जैसे आप कोई अगर मैंगो वगैरह का प्लांट देखो, छोटा प्लांट, छोटा देखो तो उसका भी जो स्टेम रहेगी यंग स्टेम रहेगी, ठीक है। यंग प्लांट में यंग स्टेम रहेगी, ठीक है। तो ग्रीन कलर की हो तो उसमें तो स्टोमेटा पाया जाएगा, बता दिया वो केस। लेकिन अगर जो प्लांट बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वो क्या कर रहा है, मैंगो प्रोवाइड कर रहा है आपको, आम प्रोवाइड कर रहा है। इन केस तब उसमें आप देखोगे तो उनका जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उस स्टेम वाले पार्ट में एक ब्राउन कलर की कवरिंग पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो, सेल वॉल कहते हो या बार्क कहते हो। तो वो जो कवरिंग पाई जाती है, तो कवरिंग पाई जाएगी तो स्टोमेटा तो होगा नहीं, तो कोई और चीज तो होती होगी गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल्स क्या करता है, प्रमोट करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये लेंटिकल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ गई कि जो मैच्योर प्लांट है, ऊडी प्लांट है, इनका जो स्टेम वाला रीजन होता है वो मैच्योर हो चुका होता है, ऊडी हो चुका होता है। तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे लेंटिकल कहते हैं। और यही किसमें इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस में इन्वॉल्व होता है। अब डाउट तो बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा होगा कि सर स्टोमेटा तो पढ़ा है तो बट लेंटिकल तो आज तक नहीं पढ़ा है, तो लेंटिकल्स क्या होता है? तो लिख लीजिएगा इसको कहीं कि लेंटिकल्स क्या है? इट इज अ पोरस टिश्यू। लेंटिकल्स क्या है? लिख लीजिए यहां पे कि इट इज अ या लेंटिकल्स आर पोरस टिश्यू। लेंटिकल्स क्या होते हैं? पोरस टिश्यू होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो किसको प्रमोट करता है? प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसको प्रमोट करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रमोट करता है। बात समझ में आ गई कि जो लेंटिकल्स होते हैं वो कैसे टिश्यू होते हैं? पोरस टिश्यू होते हैं जो किसको प्रमोट करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि यंग होगा तो स्टोमेटा के थ्रू, मैच्योर हो गया तो लेंटिकल्स के थ्रू। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए ये नोट डाउन कर लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पे आप स्टेम की जगह क्या कर लोगे? लीफ कर लोगे। तो इसको मिटाइए फटाफट, हटाइए। चेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स। लीव्स में क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स अकर by a specialized structure। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव्स में, ये किसके थ्रू होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और यही क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। जैसे देखो ये क्या है? मान लीजिए स्टोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये स्टोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्टोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो पोरस स्ट्रक्चर है इसी को स्टोमेटा कह रहे थे। ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, बताया सब कुछ यार, नहीं मालूम तो फटाफट लिख लो। ये गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल होता है, ठीक है ना। ये स्टोमेटा होता है पोरस स्ट्रक्चर। ये जो पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं? गार्ड स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। इसे को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कह रहे होते हैं, ठीक। यहां तक समझना। अब लीफ के केस में यही चीज प्रेजेंट होती है और इसी के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी के थ्रू ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। और इनके केस में यही कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये किसके केस में हो गया? गैसेस एक्सचेंज आपके लीफ के केस में हो गया। गैसेस एक्सचेंज इन द केस ऑफ लीफ। ये किसके केस में हुआ? लीफ के केस में गैसेस एक्सचेंज हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि रूट में अगर वन स्टेटमेंट पे आप याद रखो शॉर्ट में, तो आप क्या याद रखोगे कि रूट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? रूट हेयर के थ्रू होता है, ये याद रखोगे, ठीक है। स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, अगर यंग है तो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू। मैच्योर है तो किसके थ्रू होगा? लेंटिकल के थ्रू। और लीव्स में गैसेस एक्सचेंज हमेशा किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। इतने में आपका ये गैसेस एक्सचेंज खत्म हो गया। तो ये तीन स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि रूट में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? रूट हेयर्स के थ्रू होगा। यंग स्टेम में किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा। मैच्योर में किसके थ्रू होगा? लेंटिकल। लीव्स में किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो ये आपका हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये रूट, स्टेम, लीफ तीनों में खत्म हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं
कि अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये अभी तक जो हम देख रहे थे किस में देख रहे थे, प्लांट्स में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? प्लांट्स में देख रहे थे। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। किस में देखेंगे? एनिमल्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एक्सचेंज ऑफ गैसेस in animals, exchange of gases in animals। एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। कुछ खास नहीं है यार इसमें, बहुत इजी है कि एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। देखो बहुत इजी है, समझो इस चीज को। एनिमल्स में एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? देखो एनिमल में अगर हमें गैसेस एक्सचेंज कराना है, क्या कराना है? एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कराना है तो एनिमल के केस में सबसे पहले हम यूनिसेलुलर पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? अपन मल्टीसेलुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे हेडिंग डालिए गैसेस एक्सचेंज में, फर्स्ट डालिए यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या पहले इसको रहने दो, पहले की स्टेटमेंट लिख लो कि जो गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स में होता है, एनिमल में जो गैसेस एक्सचेंज होगा, या इसी को हमने क्या कहा था? इसी को हम कहते हैं, इसी गैसेस एक्सचेंज को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज रेस्पायरेशन। बताया था अभी, आगे बता दिया था लास्ट में। इसी को हम क्या कह सकते हैं? रेस्पायरेशन। तो इसमें जो रेस्पायरेशन होता है ये किसके थ्रू होता है? डिफरेंट एनिमल्स में द रेस्पायरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेस्पायरेटरी ऑर्गन। बात समझ में आ गई? तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के केस में जो गैसेस एक्सचेंज होगा या जो रेस्पायरेशन होगा वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से होगा, और वो ऑर्गन कर क्या रहे हैं? रेस्पायरेशन कर रहे हैं। इसीलिए उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखिएगा कि इन एनिमल्स या इन डिफरेंट type of animals, in different type of animals the gaseous exchange or respiration, gaseous exchange or respiration is occur with the help of respiratory, with the help of a specialized organ called respiratory ऑर्गन। बात समझ आई? हमने क्या कहा कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये क्या होता है, या रेस्पायरेशन होता है, ये किसके हेल्प से होता है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के हेल्प से होता है। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो आप लिख लीजिएगा दैट मे बी, यहां पे लिख लीजिए दैट मे बी, कौन कौन से होते हैं? दैट मे बी सेल मेम्ब्रेन, या पहले लिख लो, हाँ ये लिख लो, दैट मे बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो कहीं कहीं मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों एक ही चीज है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा पहला। और कौन सा हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या हो सकता है आपका? दूसरा यहां पे लिख लीजिए दैट मे बी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लिख लीजिए बाय स्किन, स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। और एयर की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये क्या क्या हो सकते हैं? दैट मे बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्किन
एयर ट्यूब्यूल्स, गिल्स और लंग्स, इन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरी चीज, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं ये सभी एक ही ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, नहीं। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, these are used in different टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो सबसे पहले अभी तो इसको नोट करो या पहले हेडिंग डाल लो, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इस रेस्पिरेशन को हम जो डिफाइन कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होगा वो अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू होगा, और उन्हीं ऑर्गन्स को अपन क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहेंगे। तो कैसे कहेंगे? और ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि कौन सा ऑर्गन किसके केस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है? कौन सा ऑर्गन किसके केस में इन्वॉल्व होगा? तो पहला हेडिंग डालिए, रेस्पिरेशन बाय किसके थ्रू हो? रेस्पिरेशन बाय सेल मेम्ब्रेन, बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है, इस चीज को देखिए। सबसे पहली चीज, पहला फर्स्ट चीज देखिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये चीज हमें डिफाइन करनी है। सबसे पहली चीज, होता किसमें है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये दोनों में होगा, यूनिसेलुलर में भी होता है, या यहां पे लिख लीजिए कि रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अकर by plasma membrane is occurs by किसके थ्रू होगा? ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसमें होगा? बाय में, अकर इन किसमें होगा? तो दैट मे बी अकर इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल दोनों के केस में लिख लीजिए। इनके केस में अगर लिखिए यूनिसेलुलर केस में, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है? ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इन सभी में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मल्टी सेलुलर में लिख लीजिए, मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएंगे? स्पंज आ जाएंगे, फ्लैटवर्म आ जाएंगे, राउंडवर्म आ जाएंगे। इन सब में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो बात समझ में आई कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और मल्टी सेलुलर एग्जांपल स्पंज, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म। बात समझ में? अगर डायग्राम के थ्रू समझ में आए कैसे होता है, इधर का अच्छा स्क्रीनशॉट ले, इसका फिर आगे प्रोसीड करें। ले लिया स्क्रीनशॉट? इस साइड इसको मिटा रहा हूं, एक डायग्राम देखो, आई होप समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे हम यूनिसेलुलर के केस में देख रहे हैं, किसके केस में देख रहे हैं? यूनिसेलुलर के केस में देखें तो यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है? अमीबा का देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो किसका देख रहे हैं? अमीबा का। यूनिसेलुलर केस में किसका देख रहे हैं? अमीबा। तो ये है आपका अमीबा की बॉडी, ठीक है? ये जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे सेंटर में, ये क्या प्रेजेंट होगा? ये जो एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड
न्यूक्लियस, ये क्या होता है न्यूक्लियस, एक ये एग्जिस्ट करता है, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और ये जो आपका एक्सटेंशन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इसे क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया। और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम क्या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जिसके बाहर एक थिन लेयर एग्जिस्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होगा, इसी के थ्रू ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टीसेलुलर में एग्जांपल क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। कोई डाउट यहां पर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू कैसे होता है, एयर ट्यूब्यूल्स के थ्रू कैसे होता है, गिल्स के थ्रू कैसे होता है, लंग्स के थ्रू कैसे होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट आ जाइए गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन बाय, किसके बाय देखना है इस बार, रेस्पिरेशन बाय स्किन। रेस्पिरेशन बाय स्किन या गैसेस एक्सचेंज बाय स्किन। स्किन के थ्रू कैसे होता है, देखिए किसमें किसमें होता है, एग्जाम्पल साथ साथ लिखते चलो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्किन के थ्रू किसमें किसमें होता है, आपके लीच हो गए, लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गए, अर्थवर्म हो गया। इनमें जो गैसियस एक्सचेंज है या रेस्पिरेशन है ये किसके थ्रू होता है, दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ स्किन। किसके थ्रू होता है, स्किन। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक, तो यहां पे जो रेस्पिरेशन है लीच अर्थवर्म में किसके थ्रू हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, बॉडी की स्किन एग्जिस्ट कर रही है। सपोज कर लो कि ये बॉडी का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्किन। ये क्या है, बॉडी का स्किन एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लो कि स्किन से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर अंदर गई, तो स्किन के जस्ट बिलो टिश्यूज में क्या पाए जाएंगे, यहां पे ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा हूं आपको, ये जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ब्लड वेसल। ये क्या पाए जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही है। कैपिलरी क्या पाया जा रहा है, ब्लड कैपिलरी। तो आप ध्यान से देखो, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर हुआ, ठीक है, ये क्या था, स्किन था, और इसके बिलो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज एग्जिस्ट कर रही है। तो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन क्या हुआ, एंटर हुआ बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर आने के बाद कहां जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है। और इस ब्लड कैपिलरी में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। और इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही जो ऑक्सीजन अंदर आया, यही ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता और बनाता है HbO2। क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो इसी फॉर्म में पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आएगा,
ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी होंगी, आरबीसी जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं, केवल हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और इसी फॉर्म में पूरे बॉडी में क्या होगा, फ्लो करेगा या ट्रांसपोर्ट होगा। बात समझ में आई? इसी तरह क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये क्या था, रेस्पिरेशन बाय स्किन, ये दूसरा था। नेक्स्ट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं रेस्पिरेशन बाय एयर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे नेक्स्ट आइए, रेस्पिरेशन एयर ट्यूब्यूल्स, रेस्पिरेशन बाय एयर ट्यूब्यूल्स। देखिए अभी तक आप जो पढ़े, अभी इसको देख लो तब समझाता हूं दोस्तों। अभी रेस्पिरेशन बाय एयर ट्यूब्यूल्स ये किस में होता है, इसका भी एग्जांपल देखो। एग्जांपल पहले क्या होता है, कहां होता है, इंसेक्ट के केस में होता है। किसमें होता है, इंसेक्ट। एग्जांपल लिखे तो क्या लिख सकते हो, इंसेक्ट में कौन सा एग्जांपल, ग्रास होपर लिखना, ठीक है ना। तो ये किसमें होगा, इंसेक्ट्स में होगा। जैसे एग्जांपल क्या है उसमें, ग्रास होगा। यहाँ पे एयर ट्यूब्यूल लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे एयर ट्यूब्यूल या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू कैसे होगा, या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू कैसे होगा। हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन होगा इंसेक्ट में, वो किसके थ्रू होगा, एयर ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। एयर ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्रैकिया है, और ये क्या बनाते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। ये केवल इंसेक्ट के केस में होता है, हम लोग के इतना, ह्यूमन के इतना इनका ट्रैकियल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, इंसेक्ट का जो होता है हम लोग से लो डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसमें स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये उनका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इंसेक्ट का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रैकियल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ये उनका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रैकियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और इनका जो ट्रैकियल सिस्टम होता है, इनके यहां पर देखिए ये कुछ एक लार्ज स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है, इसमें अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो बन रहा है इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और यहां बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एयर सैक। ये जो पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है, हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, हेड वाले पार्ट में। और ये जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये क्या होता है आपका, एयर ट्यूब्यूल होता है, एयर ट्यूब्यूल, या इसी को आप क्या कह सकते हो, ट्रैकिया कह सकते हो, या यही आगे चल के क्या बनाता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। क्या बनाता है, ट्रैकियल सिस्टम। तो ये आपका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहां पर किसकी तरह एक्ट करता है, लंग्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जैसे उसमें एल्वेलाई होती है, नहीं एल्वेलाई की तरह वर्क करता है। जैसे आप पढ़ोगे आगे, ह्यूमन में लंग एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज कराती हैं, उसी तरह ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, इस ट्रैकिया के थ्रू होगा। किसके होगा, इस ट्रैकिया के थ्रू होगा, या इस ट्रैकियल सिस्टम या एयर ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये किसके केस में है, इंसेक्ट के केस में है, ग्रास होपर्स के केस में है। बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा हम डिस्कस करते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लिया। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, रेस्पिरेशन, ये तो एयर के थ्रू हो गया, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो, गिल्स के थ्रू। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखिए
एग्जाम्पल पहले इसका लिखिए, एग्जाम्पल क्या है? फिशेस, 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 प्राण, इन सब में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सब किसके थ्रू हो रहा होता है? ये सभी होता है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। और अभी आपने जो पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा वो सब कौन से ऑर्गेनिज्म थे? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म थे। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, ऐसे बॉक्स में करके लिख लो, मैं बॉक्स में सेपरेट लिखा रहा हूं, नोट पॉइंट है ये, ऐसे लिख लो नोट पॉइंट, कि अभी तक जो हमने पढ़ा लंग्स के, सॉरी, अभी तक जो हमने पढ़ा किसके किसके थ्रू पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पढ़ा, स्किन के थ्रू पढ़ा और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू पढ़ा, ठीक है। लास्ट अभी पढ़ेंगे लंग्स के थ्रू। ये सब किसमें होता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये कहां, गैसेस को कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि द terrestrial organism take oxygen from atmosphere। ये कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ट्राइकियल ऑर्गेनिज्म। बट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, लिख लीजिएगा, बट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म take oxygen from water। कहां से लेते हैं? from water which is present in dissolved form। जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो कहां से ऑक्सीजन को लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो कहां से लेते हैं? आपके वाटर से लेते हैं, क्योंकि वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, यहां तो गिल्स के थ्रू हो रहा है, चलो कोई नहीं, गिल्स के थ्रू हो रहा है। एक डिफरेंस होता है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के रेस्पिरेशन के रेट में, ठीक है। यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिखिए कि द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, या लिख लीजिए रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन is the rate of respiration of aquatic organism is fast। जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, ये फास्ट होता है। किसके? एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन of terrestrial organism। The rate of respiration of terrestrial organism is slow। वास्तव में बहुत स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ये फास्ट होता है, लेकिन जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ये स्लो होता है। क्यों? इसका लिख लीजिए, because in water the amount of dissolved oxygen is low। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट क्या होता है? लो होता है। लेकिन जो आपके एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है यहां पे, बिकॉज इन एटमॉस्फेयर the amount of oxygen is high। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कहा कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग गैसेस का एक्सचेंज बहुत फास्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो जहां से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहां पे वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है।
तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए तेजी से रेस्पिरेशन करना पड़ता है, इसलिए इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, हाई होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का इनके कंपैरिजन में लो होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई। बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं पल्मोनरी से या लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होगा। नोट डाउन करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। बस एक लास्ट देख लीजिए, रेस्पिरेशन बाय, लिखिए आप लोग फटाफट रीडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन बाय गिल्स तो हो चुका है, तो लास्ट आ जाइए, रेस्पिरेशन बाय किसके थ्रू होगा, लंग्स। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि जो फॉर एग्जांपल लिखिए पहले कि जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स है और लास्ट आपका जो है एम्फीबियंस हो गए या बर्ड्स हो गए, BIRDS बर्ड्स हो गए, या लास्ट क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ह्यूमन हो गए, मैमल्स, ह्यूमन। इनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ लंग्स, दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो इन सभी के केस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये किसके हेल्प से होगा, लंग्स से होगा। एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ये आपका लेक्चर खत्म हो गया। हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिए, पूरा खत्म हो गया। ब्रीथिंग भी देख लिया, प्लांट्स में भी देख लिया, एनिमल्स में भी देख लिया और सारे पार्ट्स में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।